हेलो क्लास, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑब्सेशन आईसीसी क्लास 9th एंड 10th। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला वाला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। भाई बड़ा लंबा सा नाम है, लेकिन जितना लंबा नाम है उतना मुश्किल चैप्टर है नहीं। थोड़ी सी चीजें याद करनी है, समझनी है, बड़ी ही इजीली ये चैप्टर कवर हो जाता है। बच्चे डरते बहुत है बहुत टाइम, लेकिन बड़ा ही आसान सा चैप्टर है इसका। अगर आपको हमारे बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो अकाउंट है उसका नाम क्या है, ऑब्सेशन अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट। इसके साथ अगर आप लोग चाहे तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। दोनों में जाके भाई आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो उसमें क्या कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। अच्छा, तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहली बात आती है कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो चैप्टर बोल है इसका मतलब क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी। देखो, पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई इसलिए गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आते जा रहे थे। समय के साथ साथ क्या होता है, एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती आ रही थी, और जब इतने सारे एलिमेंट्स हो गए थे तो उनको अलग अलग स्टडी करना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इनका ग्रुप बना देते हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जिनसे कि इनकी स्टडी एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स की जा सके। और यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब ये ग्रुपिंग ज्यादा होती गई तो इसको हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसको कि हमने नाम दे दिया पीरियोडिक टेबल। अब यही पीरियोडिक टेबल में जब अलग अलग इन लोगों ने ग्रुप बनाए हैं तो एलिमेंट्स के, उनके बिहाफ पे इन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ कुछ चीजें हल्की हल्की चेंज हो रही हैं, ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यही ग्रेजुअल चेंजेस की स्टडी करने के लिए हमने इस चैप्टर को बना रखा है। जिसका पीरियोडिक टेबल में बोल भी रखा है, एलिमेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स के बारे में हमें पता भी है, दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप। ये सारी चीजें हमें मालूम है, बट इनको क्या किया है, in order to study elements in an organized manner they need to be classified। मतलब कि अगर जिससे कि उनकी स्टडी को ज्यादा इजीली ऑर्गेनाइज्ड वे में करा जा सके, हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई कर दिया। किसमें क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया। तो ग्रुप्स और पीरियड्स क्या है, आगे बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब भाई सर, क्या पहले ही ये पीरियोडिक टेबल ही बना दी थी हमने? जी नहीं, पहले ये पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने में बहुत सारे स्टेप्स आए। सबसे पहली बार जो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे उनका नाम था सर डुवेनियर, और डुवेनियर ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि तीन तीन एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे नहीं, थोड़े ही से थे, तो तब भी इन्होंने कहा ग्रुपिंग करते। तब इन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करना स्टार्ट की। इन तीन एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स है ए, बी और सी, इन्होंने कहा कि भाई इनका जो एटॉमिक मास होगा, ये जो बी है इसका जो मास होगा वो ए और बी के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होगा। इससे हमने ग्रुपिंग करना शुरू किया, लेकिन इस ज्यादा समय तक चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती चली गई और इनका मीन वाला कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह गया, ज्यादा काम आ नहीं पाया। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि अभी जो बातें हो रही हैं वो सारी बातें हो रही हैं एटॉमिक मास पे। सर किस पे हो रही है, एटॉमिक मास पे बात हो रही है। यहीं से सेम हमारे आगे आए न्यूलैंड ऑक्टेव। इन्होंने कहा कि भाई सारी दुनिया 7 सुरों में कवर्ड है, 7 सुर वही सारे गमा पा वाले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश में अलग होता है, सोरे करके है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 7 7 के ग्रुप्स बना, ऑक्टेव्स इनके 8वां जो था वो इनका इनर्ट वाला था। उन्होंने कहा कि 8वें से रिपीट होता जाएगा। तो इन्होंने कहा हर 8वां सुर जो है पहले वाले से मैच कर रहा होगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस हिसाब से ग्रुपिंग की। लेकिन अभी भी बात क्या थी, ये भी किस पे टिके हुए थे, एटॉमिक मास पे टिके हुए थे। सर किस पे टिके हुए थे, एटॉमिक मास पे। ही व्हेन अरेंज्ड बाय एटॉमिक मास एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन प्रॉपर्टी। यानी कि 7 1 2 3 4 5 6 7, और 7वीं के बाद फिर जो 8वां होगा वो किसके साथ रिजेंबल करेगा, हमारे पहले वाले के साथ रिजेंबल करेगा। इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स नाम दिया गया। इसके बाद भाई जो एक्चुअल टेबल आई, जहां से कि हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होने लगा, वो है भाई हमारे मेंडलीव साहब से। मेंडलीव साहब ने कहा कि भाई ये जो है ऐसा नहीं है, ये तरीके तुम लोग जो लगा रहे हो ऊट पटांग से, ये गड़बड़ है। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देते हैं, जिसमें कि हम लोग यूज करेंगे इनका एटॉमिक मास। किसका यूज करेंगे भाई, एटॉमिक मास। बस यहीं पे ये भी गड़बड़ कर रहे थे। इन्होंने क्या किया भाई, एटॉमिक मास का यूज किया, एटॉमिक मास के हिसाब से सारी चीजों को लाइन से लगाते हुए चले गए। इससे काफी बेनिफिट्स भी हुए। क्या बेनिफिट्स हुए सर, ये बेनिफिट्स हो रहे थे कि हमें भैया ये पता चल रहा था कि अच्छा यहाँ पे अभी कुछ तो आने वाला है, कोई गैपिंग है, यानी कि कोई एलिमेंट यहाँ पे फिट हो सकता है, या फिर आगे भी अगर हमें बढ़ाना है तो हम इस टेबल को क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें इनमें काफी बेटर देती। लेकिन दिक्कत कहां आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कुछ एलिमेंट्स जो थे वो सही से ये लगा नहीं पा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार प्रॉपर्टीज तो किसी और की शो कर रहा है, बट यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। ये सारी दिक्कतें हो इसलिए रही थी कि भाई इन्होंने भी क्या लिया हुआ था, एटॉमिक मास से बात कर रहे थे।
एटॉमिक मास में दिक्कत यही थी क्योंकि भाई जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है तो वो एटॉमिक मास पे नहीं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर से डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? इसके बाद आए भाई डिमित्री मेंडलीव, क्या कहां के थी, रशिया के साइंटिस्ट थे। इनने क्या किया, एटॉमिक मास पे डिपेंड करा, बट क्या हुआ, ये वाली जो अच्छा इन्होंने जैसे कि हमने कहा, दिस अरेंजमेंट इनेबल्ड हिम टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, क्योंकि इन्होंने देखा भाई अच्छा यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक नया एलिमेंट आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। However, this method could not explain the position of certain elements, जैसे कि मैंने कहा कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशनिंग ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हो सकता था कि भाई वो अपने पिछले वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज दिखा रहा, बट इन्होंने रखा दूसरे ग्रुप में था, तो ये वाली काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्लियर? These defects were removed when Henry Moseley, क्या नाम था भाई, Henry Moseley put forward the modern periodic table stating the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number। तो भाई क्या कह रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अब ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और यहीं से सारी कहानी बदल गई। हमारा जो टेबल था बहुत ज्यादा बेटर हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, चीजें काफी एक्सप्लेन होने लगी, समझ में ज्यादा आने लगी, क्योंकि इसमें कमियां कम थी। ठीक है, बट उसके बावजूद नील बोर आए, नील बोर ने इसको एकदम से प्रॉपर हमारा बना के दिया। इन्होंने जितनी भी कमियां थी इनसे सारी कमियां ठीक करके हमें हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे हाथों में सौंप दी, कह दिया ये ले जाओ अपनी पीरियोडिक टेबल, और जो करना है करो, जो रिसर्च करनी है, जो भी पढ़ना है, जैसे क्लासिफाई करना है, मतलब जैसे क्लासिफाई तो इन्होंने करके दे दिया था, जैसे भी तुम लोगों को इसको इंटरप्रेट करना है वो कर लो। क्लियर है? अब इसी बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, कुछ ऐसी दिखेगी हमारी पीरियोडिक टेबल। इसमें अगर हम लोग इधर से देखें तो भाई ये सारे ग्रुप्स हैं, ये हमारा ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे कितने टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं भाई, 18 ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग नीचे की तरफ आते जाएंगे तो भाई ये क्या हो जाएंगे, पीरियड्स हो जाएंगे, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, ऐसे कितने हैं, 7 पीरियड्स है। सर ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, सर ग्रुप्स हमारे पास है 18 ग्रुप्स है, और सर पीरियड्स कितने हैं हमारे पास, सर पीरियड्स आप बोल देंगे कि सर 7 है। क्लियर है बात? तो ग्रुप्स कितने हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए, पीरियड्स कितने हो गए, 7 पीरियड्स हो गए। क्लियर? ग्रुप अच्छा हुआ क्या है, इन लोगों ने जो हमारे कॉलमनर पार्ट्स थे उन सबको क्या नाम दिया, ग्रुप पार्ट नाम दिया हुआ, और जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल थे यानी कि हमारे रोज थे, उन रोज को क्या बोला गया भाई, इन्होंने पीरियड नाम दिया हुआ है। लेकिन अभी जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1A वाले हैं, 1A 2A, ये ए वाले की स्टडी करते हैं हम लोग अभी फिलहाल जब हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। क्यों सर, ये बीच वालों ने क्या पाप किया है, इनको कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं भाई, ये एक शेल से दूसरी शेल में जब जा रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पहले ऊपर वाली में भेज देते हैं। ये सारी कहानियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में ज्यादा बेटर समझ में आती है जब अगली क्लास में पढ़ते हैं, बट इनको स्टडी अभी फिलहाल नहीं कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? अभी हम लोग कौन सी पढ़ रहे होंगे सर, 1A 2A और इधर से 3A, ये वाली, यानी कि पहला हमारा जो S ब्लॉक है 1 और 2, और जो हमारा आखिरी का है यानी कि P ब्लॉक, इसको पढ़ रहे होंगे। जो ये D ब्लॉक और F ब्लॉक है उनको अभी हम त्याग देंगे, उनकी बात बाद में करेंगे। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले आता है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स यानी कि ये जो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं जो हमारे मेन थे, इनके बारे में कुछ स्पेशल नाम दे रखा है कुछ कुछ को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, बड़ी इजीली फ्री का मार्क्स होता है, छोड़ना नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो पहला ग्रुप होता है उसका नाम क्या है, एल्कली मेटल्स। क्यों एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ फॉर्म करते हैं। जो हमारा दूसरा है उसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स भाई ये क्या करते हैं, ये वीकर एल्कलीज फॉर्म करते हैं। एल्कलीज यही फॉर्म कर रहे हैं, बट कैसे एल्कलीज फॉर्म कर रहे हैं, वीक एल्कलीज फॉर्म कर रहे हैं। जो तीसरे से 12वां ग्रुप था, जैसे कि सर आपने बताया था, जो हमारा 3rd से लेके 12 तक का ग्रुप है, ये सारा क्या कहला रहा है सर, ये हमारे कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे हैं। वैसे ही हमारा जो 13 वाला, अभी देखो 13 14, अगर 13 14 15 16, हाँ 15 तक, ये जो है इनका नाम दिया गया है हमारे इनके 3rd पीरियड के एलिमेंट पे। सर 3rd पीरियड ही क्यों सर, अगर नाम देना ही था तो सर ये पहले इन्होंने क्या गुनाह किया था। एक मिनट, कहां गया, हाँ एक मिनट, सॉरी, 2nd पीरियड के ग्रुप पे। तो 2nd पीरियड के जो हमारे मेंबर्स थे उन पे नाम दिया गया, ये रहा। देखो यहाँ पे हमारा बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद इनके नाम पे इनके नाम अलग दिए गए थे, बट इनको एक साथ एक जगह पे ग्रुप करने के लिए हमने क्या किया था, इनके जो पहला एलिमेंट है उसी के बिहाफ पे इसका नाम दे दिया गया। जिसके हमारा जो ग्रुप 13 था, 13 को क्या नाम दिया गया, बोरॉन फैमिली नाम दिया गया। क्यों बोरॉन फैमिली नाम दिया, इसके ग्रुप में पहला एलिमेंट बोरॉन था। वैसे 14 वाले में कार्बन वाले, 15 वाले में नाइट्रोजन फैमिली। बट इसके बाद से बात आती है ग्रुप 16। ग्रुप 16 को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, कैलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, कई कैलोजन्स। ठीक है, इसका जो हमारा 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप को हम लोगों ने हेलोजन नाम दिया। हेलोजन इसलिए क्योंकि भैया ग्लो करते हैं,
ग्लो करते हैं इसलिए कलरफुल होते हैं एलिमेंट्स, इसलिए इनको नाम दिया गया। और ऊपर से ये सॉल्ट्स बनाते हैं, इनको सॉल्ट मेकर्स का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा होगा हाँ सॉल्ट फॉर्मर। ये क्या करते हैं, सॉल्ट बनाने में बड़े ही ज्यादा तत्पर रहते हैं, हमेशा बस इनको मौका चाहिए एक सॉल्ट बनाने का, इसलिए इनको सॉल्ट फॉर्मर नाम दे दिया जाता है। जो हमारा ग्रुप 18 है भैया, ये सबको पता होगा, ये सबने बहुत बार सुना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं भाई, ये बड़े ही नोबल हैं, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करना, अपना जैसे हैं एकदम तंदुरुस्त है, कोई रिएक्शन नहीं फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया है, इनको नाम दिया गया है नोबल गैसेस का। क्लियर है बात? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 2 3 यही वाले हैं, वही हम लोग मेन जो हम लोग पढ़, इनको मेन रिप्रेजेंटेटिव भी है, क्योंकि हमने बोला था भी जैसे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनको अभी स्टडी करना हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है सर? वहां पे शेल्स के साथ थोड़ा सा गेम है जो कि हम लोग बड़ी क्लास में जाके ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। पीरियड्स एंड पीरियोडिक टेबल्स, अभी सर आपने बताया था कि ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। ग्रुप्स कितने थे भैया? ग्रुप्स थे हमारे पास 18 और पीरियड्स कितने थे भैया? 7 थे। अब पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितने हैं भाई? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कैसे रोज? हॉरिजॉन्टल। In the modern periodic table known as periods, the number of shells present in an atom determines the period. यानी कि कैसे बन रहे हैं, देखो ग्रुप के साथ क्या सीन है। ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप जो है, ग्रुप डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, यानी कि एक है तो पहले ग्रुप में होगा एक इलेक्ट्रॉन, का मतलब हुआ कि ग्रुप 1। ठीक, ग्रुप 1। ऐसे अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कौन से ग्रुप में हो जाएगा हमारा? अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा 16th ग्रुप में। क्लियर? 16th ग्रुप में। क्लियर? ये सारी बातें। और इसको अगर हम लोग बोले तो कौन सा हो जाएगा सर? ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1, नहीं नहीं, कौन सा था भाई हमारा 16th वाला जो ग्रुप था? एक मिनट, ये रहा 16th वाला ग्रुप है हमारा 6 से भाई। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 6A। क्लियर है बात? ठीक है। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स हम जो है वो कैसे बताते हैं? पीरियड्स हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कैसे सर? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते आते हैं उनके लिए जगह कम होती आती है, तो वो क्या करते हैं? नए शेल्स में हॉप करते हैं। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इन लोगों को हम लोगों ने पीरियड्स में क्लासिफाई कर रखा है। यानी कि अगर पहले पीरियड में है तो सर उसके पास कितने शेल्स होंगे? पहले पीरियड का मतलब हुआ, पहले पीरियड का मतलब हुआ एक शेल। वहीं पे अगर दूसरे पीरियड की बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब हुआ कितना? 2 शेल्स। ऐसे ही जो भाई 7वें पीरियड में होंगे उनके पास कितने शेल्स होंगे? उनके पास हो जाएंगे 7 शेल्स। क्लियर है ये बात? ऐसे हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं भाई, शॉर्टेस्ट पीरियड और वहां पे लॉन्गेस्ट पीरियड। ये क्या हो रहा है भाई? हम लोगों ने इनको पीरियड में क्लासिफाई कर रखा है, वो एलिमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1 हैव 1 शेल, जैसे मैंने बताया पीरियड 1 में कितने शेल है? 1 शेल है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 हैव 2 शेल्स एंड सो ऑन। जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे वैसे वैसे पीरियड भी बढ़ता जाएगा और शेल भी इनके क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, यहाँ पे ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। सर तीसरे पीरियड में ही क्यों, दूसरे वाले में क्यों नहीं? सर तीसरे वाले में इसलिए क्योंकि जो पहला वाला होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, तो वो बहुत टाइम अलग बिहेवियर या फिर एनोमलस बिहेवियर शो कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो थर्ड पीरियड है क्योंकि उसका एक डिसेंट साइज आने लगता है, वो चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से शो कर पाता है, इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से पीरियड के एलिमेंट्स को कहते हैं भाई? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स नाम देते हैं। ये क्या करता है? जो पूरा ग्रुप है उसको वेल एक अच्छे तरीके से समराइज कर पाता है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, यहां पे एक और चीज, लैंथेनाइड्स ग्रुप 3 ऑफ 16 पीरियड एंड एक्टिनाइड्स ग्रुप 3 ऑफ 7th पीरियड आर सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3। अब यहां पे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहां पे थे सर? लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स अगर हम लोग देखें भाई, यही से जाते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ये देखो, ये जो है पूरा तीसरे ही ग्रुप में है। ये देखो पूरा जो तीसरा ग्रुप है इसी को हम लोगों ने लैंथेनाइड्स बोल रखा है, और यहाँ पे जो है ये एक्टिनाइड्स बोल रखा है। इन सबको एक साथ ही समराइज कर दिया जाता है, एक ही साथ ही ग्रुप कर दिया जाता है, क्योंकि इन सबकी जो प्रॉपर्टीज होती है काफी ज्यादा सिमिलर होती है, और टेबल में इनके लिए बहुत ज्यादा जगह थी नहीं, तो इसलिए इनको अलग से एक छोटी सी टेबल नीचे बना के दिया जाता है। यही सारी कॉम्प्लिकेशन है जिनकी वजह से क्या भैया इनको पढ़ नहीं रहे, कह रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में मिलने आएंगे तुमसे। ठीक, इसके बाद बात आती है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी सर है क्या? पीरियोडिसिटी से मतलब क्या है?
द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर, क्या होती है, रीअपियर होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन। कैसा वेरिएशन है, ग्रेजुअल वेरिएशन है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है एट रेगुलर इंटरवल्स, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है सर, अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, जहां भी जा रहा हूं, अगर कोई सिमिलर से चेंजेस है, हल्के हल्के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मतलब भाई है तो अलग अलग एलिमेंट्स ना, तो बिल्कुल सेम तो हो नहीं सकते, ये सेम होते हुए भी कुछ माइनर डिफरेंसेस रखते हैं, यानी कि एक के बाद जब अगले पे जाओगे तो थोड़ा सा ही चेंज आएगा। ऐसे चेंजेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं क्या भाई, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन कारणों से हमें ये देखने को मिलता है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने कहा सर, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने आउटर शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो भाई वो लूज यूज नहीं कर पाएंगे या फिर गेन भी तो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो काफी हद तक सेम देखने को मिलेंगी। इस वजह से वो एक जैसे तो है, लेकिन भाई क्योंकि उनमें शेल्स तो इंक्रीज होते आ रहे हैं, अगर शेल्स इंक्रीज होते आ रहे हैं तो क्या होगा भाई, वहां पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा भाई वही सारी चीजें हैं, ठीक है। बट एग्जांपल के लिए हम लोग एक ले लेते हैं ग्रुप 17 हमारा। ग्रुप 17 में अगर हम लोग देखें तो ऑल एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, सबके एंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा क्या हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये सारे कितने, आयोडीन हो, ये सारे कैसे रख रहे हैं, आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं। देयरफॉर दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। भाई ये सारे ही कैसे करेंगे, नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। क्यों सर, इन सबके लिए इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो सर हमारा ऑक्टेट फुल हो जाएगा, हमारा ऑक्टेट फुल हो जाएगा तो ये कैसा करेंगे, नेगेटिव आयन बनाने का ज्यादा प्रयास करें, मतलब नेगेटिव आयन ही बनाएंगे, ठीक है। दे आर कलर्ड नॉन मेटल्स, कैसे नॉन मेटल्स हैं, कलर्ड नॉन मेटल्स हैं, इनमें थोड़ा रंग होता है, रंग बिरंगे होते हैं ये। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फाउंड इन कंबाइंड स्टेट्स, क्योंकि ये बहुत ही इजीली एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो यूजुअली ये फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते, कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखो यहां से पीरियोडिसिटी शुरू होती है, क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या है, चेंजेस है। कैसे चेंजेस, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओनली स्लाइटली सोल्यूबल वाटर, यानी कि सारे के सारे जो है पानी बहुत ज्यादा घुलते नहीं, बट डिसॉल्व बेटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अगर हम लोग बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन में जो है ये सारे बड़ी इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अच्छे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स चुराने में बड़े माहिर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे तो ऑक्सीडाइज अच्छा करेंगे। क्लियर है ये बात। इसके बाद अब बात आती है शेल्स, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। अच्छा शेल्स, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं भाई, कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। ऑर्बिट्स हमने जैसे कहा था भाई, शेल्स जिसको मैंने नाम दिया था उसी को ही ऑर्बिट्स भी कहते हैं। मतलब अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, ये क्या है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ये गोल 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 गोल, ये हमने कहा यहाँ पे 2 घूम रहे हैं, यहाँ पे 4 घूम रहे हैं, ये जिस रास्ते पे घूम रहे होते हैं उस रास्ते को हम नाम देते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। देखिए जिस एरिया में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स टहलने निकले हैं उस एरिया को नाम क्या दिया गया है, ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम दिया गया है। डाउन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, कैसे चेंजेस आ रहे हैं इनमें नंबर ऑफ शेल्स में। अब देखो ये हमारे यहां से हमारी पीरियोडिसिटी स्टार्ट हो गई, हमने ट्रेंड्स को पढ़ना शुरू कर दिया। क्या है ट्रेंड्स ये भैया, पहला क्या कह रहा है, डाउन अ ग्रुप। देखो डाउन अ ग्रुप अभी तो सर आपने बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पीरियड बढ़ेगा। पीरियड क्यों बढ़ रहा है सर, पीरियड बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, यानी कि डाउन द ग्रुप जा रहे होंगे तो सर क्या होगा, हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसके बाद बात करें अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड सर सेम ही पीरियड में तो है, अगर सर सेम ही पीरियड में है तो इसका मतलब इनके नंबर ऑफ शेल सेम होने वाले हैं। तो ये दो चीजें हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, कहां पे क्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, यानी कि कोई चेंज नहीं आ पा रहा है। बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे शेल बढ़ेगा, और अगर सेम पीरियड में है तो इनकी सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अंडरस्टैंडिंग वैलेंसी। अब भाई वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को समझने के लिए हम लोगों को पता करना पड़ता है कि भाई आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो। सर इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने हैं ही क्यों, इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने इसलिए हैं क्योंकि भाई उसको अपनी ऑक्टेट फुल करनी है या फिर डुप्लेट फुल करनी है।
थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, पहले अच्छा देख लेते उसके बाद यहाँ पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई, वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन से ले या दे पा रहा है, उसी के हिसाब से भाई कंबाइन करेगा, वो उससे उधार लेगा, उससे डीलिंग करेगा, भैया तुम एक इलेक्ट्रॉन दो मैं तुम्हें दो दूंगा, या फिर तुम एक दो, ऐसे वाला हिसाब चलता रहेगा। क्लियर है ये बात? डाउन ग्रुप, अच्छा पहले इससे पहले हम लोग थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में जान लेते हैं कि भाई वैलेंसी है क्या। वैलेंसी जो है, हमने जैसे कहा कि भाई कैपेसिटी है कि कैसे कंबाइन कर पाता है, या फिर अगर हम लोग देखें जैसे हमारा पहला पहला दूसरा तीसरा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, हमने सारी कंडीशंस ले ली। अगर भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैलेंसी हो जाएगी सर 1। 1 किसमें सर, पॉजिटिव में। अगर 2 है तो वही सेम चीज है, 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। कैसे में सर, पॉजिटिव में, 3 में भी 3 पॉजिटिव। लेकिन जैसे हम लोग 4 पे आते हैं, 4 से साथ कहानी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है सर, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, यानी कि दोनों कंडीशंस है। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है सर, इसकी वैलेंसी होती है 4, बट कैसे में प्लस और माइनस दोनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि भाई 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4 प्लस आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव हो जाएगा। वहीं पे जब 5 की बात आती है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास अब क्या इजी है, इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स देना इजी नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी सर, अगेन 3 हो जाएगी। लेकिन अब कैसे में, नेगेटिव में। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, 7 के लिए क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव, और 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए सर जो हो जाएगा, 8 का हमारा रहेगा 0, क्योंकि कहेगा ये तो हमारे पास ऑलरेडी है भैया, हम ऑक्टेट ऑलरेडी फुल करके बैठे, इसीलिए तो नोबल आदमी है, इसके पास सब कुछ पहले से है, बड़ा ही धन प्राप्ति करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात आती है यहाँ पे अब डाउन ग्रुप। अब देखो, अभी तो सर आपने बताया था कि एक ग्रुप में एक साथ क्लासिफाई करे ही क्यों गए, एक साथ एक ग्रुप में इसलिए क्लासिफाई करे गए हैं क्योंकि भाई इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो सब में सेम है। अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो भाई क्या कोई चेंज आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। डाउन ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम, क्यों, क्योंकि वो ग्रुपिंग ही इस बिहाफ पे की गई है। वहीं पे अक्रॉस अ पीरियड, जैसे कि अभी हमने देखा सर, अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा था, पहले बढ़ रहा था 1 से लेके 4 तक बढ़ता गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ सर, डिक्रीज होता चला गया, यानी कि पहले इंक्रीज हुआ फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात? तो यही चीज यहां पे भी होगी। ट्रेंड क्या बन जाएगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेस। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहे हैं। ये देखो हमारा, एक मिनट कहां चले गए हम लोग, अच्छा ये हमने जो ऊपर ले रखा है ये क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जो वैलेंसी है वो क्या हो रही, पहले बढ़ रही थी और फिर डिक्रीज हो रही थी। वही सेम चीज यहां बोलेगी, कहां तक बढ़ेगी, ग्रुप 14 तक बढ़ेगी, क्योंकि जो ग्रुप 14 है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, 4 है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है तो ले सकता है, तो वहां पे जाके क्या हो रहा है, वहां तक इंक्रीज हो, उसके बाद ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। क्लियर, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। की फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीजें हमने बोली हुई है उन्हीं को रिपीटेडली हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है? इसके बाद बात आती है एटॉमिक साइज की। अब देखो एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज का मतलब न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर वाला शेल है उसकी दूरी कितनी है। जैसे कि यहां पे अगर हम लोग देखें, रंग को बदल लेते हैं अपना, चल रहा है हाँ, अगर यहां पे हम लोग देखें, देखो ये जो सेंटर है हमारा, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो बाहर तक की दूरी जा रही है हमारी, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे सर एटॉमिक रेडियस कह दिया जाएगा। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन, अगर भाई दो है, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे, तो इनकी बीच की जो दूरी हमने कहा कि भाई डी है, तो डी बाई 2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस हो सकता है। यही दोनों डेफिनेशन हमने यहां पे लिख भी रखे, एटॉमिक एटॉमिक साइज, atomic size is the distance between the center of the nucleus of an atom and its outermost shell. दूसरा है atomic radius can also be defined as the half the internuclear distance, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी थी उसको आधा कर दिया गया। क्लियर है बात? अच्छा, इसको मेजर किस टर्म्स में किया जाता है, क्या यूनिट्स का यूज किया जाता है, यूजुअली जो यूज किया जाता है वो है एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर्स, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10. 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meters. क्लियर है बात? इनकी इन्हीं यूनिट्स में इसको क्या कहते हैं, मेजर किया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखो
इसमें लेके हम लोग ट्रेंड्स पे आते हैं, ट्रेंड्स को थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? दो चीजें होती हैं वैसे फैक्टर्स। पहला है हमारा नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, अब देखो भाई, नंबर ऑफ शेल्स का तो यही मतलब हो ना कि पहले एक ही लेयर थी, फिर एक और लेयर आ गई, फिर एक और लेयर आ जाएगी। अब जैसे भाई शेल्स बढ़ती आएंगी वैसे वैसे लेयरिंग बढ़ती आएगी। अगर लेयरिंग बढ़ती आएगी तो क्या होगा? रेडियस भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? वहीं पे ही अगर हमारे न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का ये मतलब समझो, जैसे सर एटॉमिक नंबर बढ़ा है सर, वैसे वैसे बीच में खींचने वाले बढ़ गए हैं। यानी कि ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा ही हल्का सा है, बाहर टहल रहा है। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन है, भारी सा है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं दूंगा, मेरे हो तुम। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक बोतल रखी है प्लास्टिक की, एक बोतल रखी है, मैं अकेले खींच रहा हूँ, बड़ी आराम से खींच लूंगा। जब अगर मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ जाए और मेरा दोस्त भी, हम लोग यार दो बोतलें रखी है खींचे, भाई बहुत आराम से खींच लेंगे, बोतल ही तो बड़ा हल्का सा है हम दोनों के लिए। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता जाता है, क्योंकि अभी लोग ज्यादा ताकत लगा के खींच रहे हैं। जब ज्यादा ताकत लगा के खींच पा रहे हैं तो इस वजह से जो साइज है इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो दो चीज हो गई, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, जैसे कि हमने कहा इंक्रीजेस द साइज ऑफ द एटम, व्हाइल न्यूक्लियर चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसके हम लोग कहा प्रोटॉन्स जो है वही सेंटर में है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। equal to equal to the number of proton, and increase in the nuclear charge decreases the size। क्या करता है ये? हमारे साइज को डिक्रीज कर देता है। किसके कौन डिक्रीज कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज जो वो डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि अब ज्यादा लोग हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच पा रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, इसी हिसाब से हम लोग ट्रेंड्स भी देखेंगे। अब ट्रेंड्स अगर देखा जाए डाउन द ग्रुप, सर बिना देखे बताओ एक बार, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल बढ़ रहा है। अगर शेल बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि अगर नीचे जा रहे हैं तो क्यों साइज बढ़ रहा है? साइज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? तो ट्रेंड को याद नहीं करना है, ट्रेंड को समझना है, ज्यादा इजीली दिमाग में रहेगी बातें। बस ऐसे वरना रट के जाओगे तो वहां पे जाके गड़बड़ कराओगे कि भाई बढ़ रहा था घट रहा था। शेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए साइज भी बढ़ रहा है। क्लियर है बात? तो ट्रेंड इन एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीजेस? बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। क्लियर है? वहीं पे अक्रॉस अ पीरियड, अभी सर आपने बताया जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएगा, अब देखो शेल्स तो होते हैं एक पीरियड में सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल्स है, लेकिन जो न्यूक्लियस में बैठे हुए लोग हैं यानी कि प्रोटॉन लोग, वही तो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। न्यूक्लियस में बैठे हुए लोग बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में बैठे हुए लोग बढ़ेंगे, वो ज्यादा ताकत लगा खींचेंगे और साइज को क्या करते जाएंगे? छोटा करते चले जाएंगे। यानी कि जो लिथियम से जैसे जैसे मैं आगे फ्लोरीन की तरफ बढ़ता गया हूं, देखो इसमें पहले कितने थे? यहाँ पे दो ही लोग थे, दो सॉरी तीन लोग थे, तीन लोग मिलके खेल रहे थे, अब चार लोग मिलके खींच रहे। अब आगे जाते जाते यहाँ पे 9 लोग आ गए। 9 लोगों ने क्या किया? बहुत ताकत लगा खींच दिया। 9 बहुत ताकत लगा खींचने से क्या हुआ? इसका साइज जो है वो छोटा हो गया है। यानी कि अक्रॉस अ पीरियड द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, या फिर साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। यही तो होगा। इन अ पीरियड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अक्रॉस पीरियड जब भी बोलेंगे हम लोग भैया लेफ्ट टू राइट बोल देंगे, और जब भी अक्रॉस या फिर डाउन ग्रुप बोलेंगे उसमें तो टॉप टू बॉटम ही होता है। बट कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए बॉटम टू टॉप या फिर राइट टू लेफ्ट भी लिख दिया जाता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। इसी वजह से कह रहा हूँ समझ के लिखना, बस रट के मत चले आना। ठीक है? क्रॉस पीरियड ये होता है नहीं, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इन चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ना। क्लियर है बात? इसके बाद अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, द साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर। अब इनर्ट गैसेस आर बिगर क्यों भाई? वहां पे तो सर और छोटा होना चाहिए था। दिस इज बिकॉज आउटर शेल ऑफ इनर्ट गैसेस इज कंप्लीट, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आर मैक्सिमम। क्या मतलब है सर इसका? बहुत कुछ तो बोल के चलेगा यार, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ पे होता क्या है? अब भाई एक शेल है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा इसे ठूस ठूस के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए। यहां पे क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स जब इतने ज्यादा आ गए, ऑक्टेट पूरी फुल है, वो एकदम धन संपत्ति से एकदम लदा हुआ है, तो वो कह रहा है भैया आराम से फैल फैल के बैठो, अब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाओगे नहीं, हमको मालूम है, कोई आएगा नहीं, ये भी हमको मालूम है, आराम से। यहाँ पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, क्योंकि उन सब पे नेगेटिव चार्ज है। जब इतना पास लाओगे तो वो कहेंगे भैया हमको जगह दो, हमारे पास, हम एक जैसे के साथ तो रहते नहीं है वैसे भी। तो ये रिपल्जन की वजह से वो क्या होता है? उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। किसका साइज बड़ा हो जाता है? इनर्ट गैसेस का। यानी कि पहले से लेके 1 to 7 तो ठीक है, 1 to 7 क्या हुआ? छोटा होता गया, लेकिन 8th वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या होगा? हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि इतना इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि पहले वाले से बड़ा हो जा रहा है, बट जो हमारा लास्ट 7th ग्रुप था, 7th वाले में क्या हो रहा है? 7th वाले से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर 7th to 8th क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं,
अब इसके बाद बात आती है आयनिक साइज का कंपैरिजन। आयनिक साइज क्या है सर? आयंस की बात हो रही है। इनकी बात हो रही है आयंस की। अच्छा, क्या क्या इसमें डिफरेंस आते हैं? दो तरीके के आयंस हो सकते हैं, या तो कैटायन होगा या तो सर एनायन होगा। अब कैटायन का मतलब क्या है? अब कैटायन और एनायन को याद करने का एक बड़ा ही इजी तरीका मैंने बताया, एनायन को एन आयन पढ़ लिया करो। एन आयन का मतलब हो गया सर नेगेटिव आयन हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? नेगेटिव आयन हो गया। तो ये जो नेगेटिव आयन है, दूसरा बचा क्या हमारे पास? कैट आयन। कैट आयन क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव आयन हो जाएगा। कैसा आयन हो जाएगा? पॉजिटिव आयन हो जाएगा। अब देखो, मैंने कहा कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स, उनमें एंडिंग में जितने भी आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो थे। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया कि बीच में खींचने वाले लोग कम हुए। वो पहले लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे थे, अब वो कितने खींच रहे होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे थे। भाई और ज्यादा ताकत से खींचेंगे। जब और ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा और छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं पे ही एनायन में पहले वो लोग 10 को खींच रहे थे, अब 11 खींचेंगे। 11 खींचेंगे, थोड़ा बहुत कम अंतर आएगा, लेकिन क्या होगा? डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे? थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से जो कैट आयन इज ऑलवेज स्मॉलर। कैसा है? स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स खींचने के लिए कम है। वहीं पे एन आयन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींचने के लिए ज्यादा है। रीजन भी दे रखा है, एन आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स exceeds proton, the effective positive charge in the nucleus is less, so less inverse pull is experienced, hence the size expands। यानी कि जितने भी भैया प्रोटॉन थे, अब वो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन हावी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कह रहा है अब हमारी संख्या ज्यादा है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तुम पे, और इसमें ताकत उतनी ही है। तो वो क्या करते हैं? थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, वो कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं तुम अब कम हो, हम तुम और ज्यादा ताकत से खींच लेंगे। तो इस वजह से इनका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है बात? दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत आसानी समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब क्या है? इसका क्या कहना क्या चाह रहा है ये? अब भाई देखो, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से हो सकता है अगर ऐसे आयंस हो। आयंस हैं जिन्होंने कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिनसे कि उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी के बराबर हो जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं Mg है। Mg भाई कितने हैं? इस पे 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 12 ही प्रोटॉन्स है। बट इसने क्या कहा? इसने कहा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? इस पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसमें पावर क्या आ जाएगा? Mg2+। सिमिलरली जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Mg2+ सबसे ऊपर है। अब देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था आउटर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा बड़ा साइज, और अगर कम इलेक्ट्रॉन, कंसिडरिंग कि बीच में जो प्रोटॉन्स है वो सेम है, कंसिडरिंग कि बीच में जो प्रोटॉन्स है वो सेम है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना छोटा साइज। यही पढ़ा था? हाँ नहीं, हमने पढ़ा था कि भाई जितने कम इलेक्ट्रॉन्स उतना छोटा साइज, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो वो ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे। क्लियर? इसी वजह से Mg में क्या है? Mg में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। खींचने वाले कौन है? खींचने वाले भाई यहाँ पे 12 है, तो 12 लोग अगर 10 को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। वहीं पे Na में क्या है? अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, दिख नहीं रहा होगा, 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन को अगर 12 लोग खींच रहे होंगे तो क्या होगा? वो उतनी ताकत, वो ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे। ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो उसकी वजह से छोटा हो जाएगा। अब एफ माइनस में कितने हैं? एफ माइनस में हमारे पास आ रहे हैं, फिर एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इरेजर कहाँ गया हमारा? सॉरी। इन सब पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सेम ही, यानी कि यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो Mg है उसमें क्या है? उसमें 12 प्रोटॉन्स है जो कि इन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचे। अब 12 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो भाई ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे, और ज्यादा ताकत से खींचेंगे तो क्या होगा? उनका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। वहीं पे Na जो है, Na की अगर हम लोग बात करते हैं 11 प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स जब इनको खींचेंगे तो भाई थोड़ी सी तो कम ताकत होगी इनके पास, क्योंकि 12 प्रोटॉन्स थे, उसके बाद उसने ज्यादा ताकत से खींचा, उसका साइज और ज्यादा छोटा हो गया। इसका 11 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है। जितने प्रोटॉन्स कम होते जाएंगे इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या हो जाएगा? साइज इनका बड़ा होता चला जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, जैसे जैसे हमारे जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो उस हिसाब से इसका साइज डिपेंड करेगा। Mg के केस में क्या हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स को 12 प्रोटॉन्स खींचा, तो पूरी ताकत लगा खींचा, इसकी वजह से इसका साइज छोटा है। वहीं पे ही हमारा जो हम लोग ऑक्सीजन के केस में देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है भाई? 8 प्रोटॉन्स है और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है? सॉरी, 8 प्रोटॉन्स ने क्या किया है? 10 इलेक्ट्रॉन्स खींचा। अब भाई 12 वाले कंपैरिजन में तो ये बहुत कम है ना, ये ज्यादा ताकत नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसका साइज क्या होगा? इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है सर?
मेटालिक कैरेक्टर डिफाइन ही किया जाता है कि कोई एलिमेंट कितनी इजीली एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, जिसके यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट शेल में, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन आर कंसिडर्ड मेटल्स। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहा हो, वो क्या कहलाएगा? वो मेटालिक आयन कहलाएगा। क्लियर है बात? जिसके अगर हम लोग पहले में देखें तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्या बन गया? मेटल बन गया। क्लियर है? फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हमारा ज्यादा हो। पहला तो होता है हमारा एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज का मतलब है जितना ज्यादा दूर है हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है, वो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसका इफेक्ट भी तो उतना कम होगा, और इफेक्ट अगर कम होगा तो वो क्या करेगा? बहुत इजीली निकलना चाहेगा। इस वजह से अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, और इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? ज्यादा है। क्लियर है बात? सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम लोग बात करें, अब भाई अगर न्यूक्लियस में रोकने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी कि प्रोटॉन्स की कंपेयर प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा भाई? वो ज्यादा टाइटली रोक के रखेंगे। यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम। यानी कि अगर फिर से बोलता हूं एक बार, अगर साइज बड़ा है तो मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मेटालिक प्रॉपर्टी कम होगी। इसी पे ही, क्योंकि अगर आगे हम लोग जो है ट्रेंड्स है उनको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया कि भाई जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे आता जाऊंगा सर क्या होगा? मेरे शेल्स बढ़ते जाएंगे, शेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? हमारी जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। यानी कि ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। बट न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है, बट साइज बड़ा है। जैसे मैंने कहा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ओवर पावर कर, सॉरी, जो एटॉमिक साइज है वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पार कर जाता है, जिसकी वजह से मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है। क्लियर है बात? दूसरा अगर हम लोग देखें, ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड साइज तो सबका सेम है। साइज क्या है भाई? साइज सेम है सर। ऐसे नहीं लिखा जा रहा, ज्यादा स्टाइल लग मार रहे हैं सर, है? साइज क्या है? साइज सेम है। तो बढ़ क्या रहा है सर? सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सर जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, खींचने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकल नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? मेटालिक प्रॉपर्टी भी सर डिक्रीज होती जाएगी। ऑन मूविंग क्रॉस पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। क्या हो रहा है सर? न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एंड दस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है सर, डिक्रीज हो जा रहा है। हेंस एलिमेंट्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड हेंस द मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत इजीली समझ में आ रहा है, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट करनी नहीं है। ठीक है? इसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वैसे तो बड़ा ही आसान है, सिंपल सी बात समझो भैया। जैसे मेटालिक बढ़ रहा होगा नॉन मेटालिक घट रहा होगा, नॉन मेटालिक अगर घट रहा होगा तो नॉन मेटालिक बढ़ रहा होगा। एकदम सिंपल सा है, इसको तो याद करने का सबसे इजी तरीका है। बट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती क्या है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भैया सिंपल सी कहती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है तो कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इस चीज को हम लोग उसकी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे क्लोरीन वगैरह हो गए, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली गेन कर लेते हैं, तो ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एलिमेंट्स व्हिच हैव द tendency to gain electrons in order to attain octet in their outermost orbit are considered नॉन मेटल्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? नॉन मेटल्स बोला जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मेटल्स को अफेक्ट कर रहे होंगे? भाई वही दो सेम चीजें, वही दो सेम चीजें होंगी जो कि मेटालिक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस कर रही थी। क्योंकि मैंने जैसे कहा मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एक दूसरे काउंटर पार्ट्स है ना, तो भाई चीजें तो वही चल रही होंगी। अब जैसे जैसे वहां पे साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो रहा था, लूज करना इजी हो रहा था, गेन करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा भाई जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा था, भाई गेन करना इजी हो जाएगा। ये वाली चीजें हैं भाई, तो वही दो चीजें यहाँ पे, पहला है एटॉमिक साइज और दूसरा है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड्स की बात आती है, पहले आता है डाउन ग्रुप। अभी सर आपने कहा था कि अगर डाउन ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, गेन करना आसान होगा क्या? भाई नहीं, गेन करना आसान नहीं है। तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? नीचे जाते हुए डिक्रीज कर जाएगी। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स ओवर सक्सेसिव पीरियड। दो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेकिन अभी हम लोगों ने बोला था कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किससे ओवर पावर कर लिया जाता है? हमारे नंबर ऑफ शेल्स से, यानी कि साइज से ओवर पावर हो जाता है। देयरफॉर नॉन मेटालिक नेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। कहां पे डिक्रीज हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अक्रॉस पीरियड, ऑन मूविंग अक्रॉस पीरियड द टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस।
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल एंड अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पहले तो डिक्रीज हो गया है, दूसरी बात है न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। क्लियर है बात? कहां पे? लेफ्ट टू राइट जाते हुए। फिर से बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लोग क्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओके, केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी क्या है सर? केमिकल रिएक्टिविटी एलिमेंट रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मतलब क्या है सर? या तो लूज कर रहा हूं या तो गेन कर रहा हूं, दोनों चीजें चलेंगी, बट यहां पे जितना इजीली गेन या लूज कर रहा होगा उन दोनों केसेस में रिएक्टिविटी हाई होगी। मतलब कि एक दो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो 3 और 4 से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। वैलेंसी की बात कर रहा हूं, अगर एक वाला जो है चाहे वो +1 हो या -1 हो, वो +2 और -2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो ज्यादा इजीली गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक कंबाइंड फॉर्म है यहाँ पे। क्लियर? एलिमेंट रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर outermost orbit. Metals become more reactive when they lose electrons, while non-metals increase the activity by gaining electrons readily, जैसे कि मैंने कहा था। अच्छा, इनके पे ट्रेंड्स क्या है भाई? अक्रॉस पीरियड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 14, लीस्ट रिएक्टिव, देन इंक्रीजेस टुवर्ड्स ग्रुप 17, जैसे कि मैंने कहा। क्यों भाई? वैलेंसी क्या हो रही थी? वैलेंसी पहले इंक्रीज कर रही थी फिर डिक्रीज कर रही थी। तो भाई जहां जहां पे हमें इंक्रीज देखा, अरे हाँ भैया इसे नहीं चलेगा, इरेजर से ही रब कर लेता हूं। उसके बाद क्या हो रहा था? उसके बाद हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा था। भाई जहां पे वैलेंसी डिक्रीज है यानी कि कम है, यानी कि पहले कम रही होगी, यहां पे लीस्ट रही होगी और यहां पे लीस्ट रही होगी, और बीच में क्या रही होगी? मैक्सिमम रही होगी। तो यानी कि यहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यहां पे भी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन यहां पे रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात? इसी वजह से अक्रॉस पीरियड पहले 1 to 14 जाते हुए क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, फिर आखिरी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब यहां पे लीस्ट, फिर मैक्सिमम, फिर लीस्ट। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ हाँ उल्टा लिख दिया है, एक मिनट। क्योंकि हमने क्या कहा, जैसे जैसे जो हमारी वैलेंसी है वो कम थी वहां पे ज्यादा होगा और ज्यादा पे कम होगा, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे लीस्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, रिएक्टिविटी हम मैक्सिमम होगी, वैलेंसी वहां पे लीस्ट थी बट रिएक्टिविटी मैक्सिमम थी। क्लियर? तो रिएक्टिविटी क्या होगा? पहले डिक्रीज करेगा, मतलब कि हम मैक्सिमम से लीस्ट की तरफ, फिर लीस्ट से मैक्सिमम की तरफ। वैलेंसी वहीं पे क्या होगा? वैलेंसी यहाँ पे लीस्ट होगी, बीच में मैक्सिमम होगी और एंडिंग में लीस्ट होगी। क्लियर? डाउन अ ग्रुप मेटल्स, अब देखो भाई फिर से बात आएगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स में उल्टा उल्टा चलेगा। मेटल्स में रिएक्टिविटी क्या होगी? जैसे जैसे अगर नीचे जाने मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है, यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं पे नॉन मेटल्स में जब वो नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जा रहा है, सॉरी गेन करना मुश्किल होता जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो रहा है तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ड्रॉप होगी। क्लियर है ये बात? तो यानी कि दो चीजें इसमें दो बार हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक बार मेटल्स के लिए और एक बार नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स का भाई ये कहां पे लिखा हुआ है मैंने? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ओके, नॉन मेटल का अच्छा यार यहां से। तो मेटल्स में क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द डाउनवर्ड एज इलेक्ट्रॉन लॉस बिकम्स इजियर, while in non-metals reactivity decreases down as electron gains becomes harder। क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन ले मतलब कि लूज करना इजी था, तो मेटल्स के लिए तो अच्छी बात है रिएक्टिविटी के लिए, लेकिन नॉन मेटल्स के लिए वो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उनको तो भाई गेन करना होता है। क्लियर है बात? अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो भाई बात आती है ग्रेडेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन का क्या मतलब है सर? ग्रेडेशन का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो कि इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को ज्यादा समझाती है, जैसे कि क्या? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या फिर इनकी डेंसिटी। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाए तो क्या होता है? ये मेटल्स जो है ग्रुप 1 में डिक्रीज डाउन द ग्रुप, वहीं पे जो हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स के केस में होता है उनमें क्या होता है? इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ये थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इनको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से इनको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पार्ट है जहां पे तुम्हें रटना ज्यादा पड़ेगा। मेटल्स के केस में क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, वहीं नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा? इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। क्लियर है बात? वहीं पे डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू मैक्सिमम देन स्लाइट डिक्रीज। क्लियर है? मतलब पहले क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम तक, उसके बाद क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है? वहीं पे डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज ग्रेजुअली, नीचे जाते जाते ज्यादा डेंस होता जाता है। वहीं पे अक्रॉस पीरियड क्या होता है? पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं इसके बाद।
आगे अगर हम लोग देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी है क्या भाई? आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल सी बात होती है कि आयंस बना पाए। कैसे आयंस? पॉजिटिव आयंस बना पाए, यानी कि ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीनों बातें एक ही, आयनाइजेशन एनर्जी लिखाओ, पोटेंशियल लिखाओ, एंथैल्पी लिखाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट ट्रेंड्स जो है एक ही तरीके से काम करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल isolated gaseous atom to convert it into a positively charged gaseous ion। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, तो क्या ये हमारा जो मेटालिक है, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है, उसी के इर्द गिर्द नहीं बात हो रही है? तो जैसे जैसे हमारा मेटालिक पीरियड, मेटालिक प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी, वैसे ही वैसे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी चेंज हो रही होगी। डेफिनेशन जैसे कि हम लोगों ने कहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक पॉजिटिव आयन बनाने में जो एनर्जी लग रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यूनिट्स, क्या यूनिट्स यूज की जाती हैं इसके लिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलोजूल पर मोल, ये दो जो है यूनिट्स का यूज किया जाता है, क्या इंडिकेट करने के लिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंडिकेट करने के लिए। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं भाई? एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होगा, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। वहीं पे अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात क्लियर है? वहीं पे ट्रेंड्स की बात करें, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अब भाई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी लग रही होगी। अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज होती आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। वहीं पे डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकल जाएगा। अगर ज्यादा इजीली निकल जाएगा तो क्या होगा? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है या फिर आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? कम लगेगी, क्योंकि इजीली खुद ही निकल जा रहा है, हमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है। वही जैसे हमने कहा, अक्रॉस पीरियड क्या हो रहा है? आयनाइजेशन इंक्रीजेस, वही डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है बात? आगे बढ़ते, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बड़ा ही इजी सा है। आगे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के उल्टा है। ये क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसेस एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। यानी कि वहां पे क्या होता है? हम एनर्जी दे रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन खुद से निकल रहा है या फिर एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी कि जब यहाँ पे इसने क्या किया, जिसकी एक्स अगर कोई गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने क्या किया? एक्स माइनस बनाया, और एक्स माइनस का थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी बनाई। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। क्लियर है बात? भाई सर्दी हो रखी थोड़ी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूनिट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, क्या है यूनिट्स एंड रिप्रेजेंटेशन? कौन सी यूनिट्स का यूज किया जाता है इसके लिए? इसके लिए जो यूनिट्स यूज करती है वही सेम वाली भाई, क्योंकि एनर्जी ही तो है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूज किया जाएगा, फिर किलो जूल पर मोल यूज किया जाएगा, दोनों ही चीजें चल जाएंगी यहाँ पे भी। अगर एक मिनट प्लस एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं, फिर से वही बात है, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल। अब इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे चेंजेस आने लेंगे। स्मॉलर एटॉमिक साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक साइज है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे पुट करना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज भाई वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुट करना इजी होगा कि मुश्किल होगा? इजी हो जाएगा। इस वजह से वहां पे भी क्या होगा? चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? चेंज करेगा। अच्छा, क्या क्या भैया इनमें ट्रेंड्स है? अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बात वही आ रही है, बार बार हम लोग दो तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एटॉमिक साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। इन्हीं दोनों पे ज्यादातर सारी चीजें डिपेंडेंट है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। लेकिन फिर से वही बात है, हम लोग जो अक्रॉस पीरियड जब बात करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो प्रीडोमिनेंट होता है। वहीं पे जब डाउन द ग्रुप बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। कहां पे इंक्रीज कर रही है? अक्रॉस पीरियड इंक्रीज कर रही है। वहीं पे डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मोर देन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कॉजिंग नेट डिक्रीज। यहां पे क्या है? डिक्रीज है। डाउन द ग्रुप क्या है? डिक्रीज है। ओके, तो इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली खींचना चाहता है, कितनी पावर है उसमें कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन तो मैं ही निकाल लूंगा। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बेसिकली एक टेंडेंसी है,
द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन एन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नेचर क्या है इसका भाई, डायमेंशनलेस, कोई ऐसा कोई पावर और नहीं है इसकी, कोई कोई चीज ऐसा नहीं है कि कोई हमने यूनिट बना रखी है इसकी, ठीक है। ये एक टेंडेंसी है कि कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है। इसके लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाई है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिंग स्केल कहते हैं। किसने बनाई है? लाइनस पॉलिंग ने बनाई थी, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो जो हाईएस्ट वैल्यू आई है वो किसकी आई है? वही है फ्लोरीन की। कितनी आई है? 4। और जो लोएस्ट वैल्यू आई है वो है सीजियम की। कितनी आई? 0.7। लाइनस पॉलिंग की ये है। क्या स्केल का नाम है? पॉलिंग स्केल नाम है। क्या ट्रेंड्स बनते हैं? अच्छा, फैक्टर्स क्या है? वही दो चीजें होंगी हमेशा की तरह। कौन कौन सी? पहला होगा एटॉमिक साइज, दूसरा होगा न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करना और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है तो खींचने वाले लोग ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा भाई, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसी के बिहार पे अगर जो ट्रेंड्स बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अक्रॉस पीरियड, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अक्रॉस पीरियड। हमने क्या क्या? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि खींचने वाले लोग बढ़ रहे हैं, खींचने वाले लोग बढ़ रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन करना इजी हो जाएगा। देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। इसके सिवाय अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आएंगे तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मैं क्या भूल गया? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मोर ड्यू टू एक्स्ट्रा शेल्स। देखो हमारा जो एटॉमिक नंबर, वही बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है लेकिन फिर से वही बात है, एटॉमिक साइज ने क्या किया? ओवर पार कर लिया है। अच्छा, इसी की वजह से क्या होगा? जो चार्ज इफेक्ट है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, जिसकी मैंने कहा था भाई, अगर चार्ज शेल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स आते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर डायरेक्टली भी क्लासिफाई करें तो भाई मेटालिक है, वो मेटालिक नेचर में, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा कम होने वाली है। वहीं पे जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी ही ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो उनकी नेचुरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होगी। इसी वजह से प्लेस भी कहां करे जा रहे हैं भाई? राइट हैंड पे प्लेस किया जा रहा है। मेटल्स कहां प्लेस किया जा रहा है? लेफ्ट हैंड पे प्लेस किया जा रहा है, जिसके हमने ट्रेंड में पढ़ा था। इसके बाद आती है सेकंड पीरियड अनोमली। सेकंड पीरियड अनोमली क्यों है? जो सेकंड पीरियड है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था इसका, कि जो सेकंड पीरियड है उनका साइज बहुत ही छोटा है। वो साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर किसी भी ट्रेंड में थोड़ी बहुत एनोमलस बिहेवियर्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको सेकंड पीरियड अनोमली का एक ट्रेंड ही बोल दिया गया है। क्लियर है बात? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है? डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, ये जो दूसरे पीरियड वाले हमारे जो एलिमेंट्स है ना, ये इनका साइज छोटा होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो इनके बाद वाला ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के साथ ज्यादा रिजेंबलेंस शो करने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है इनके पेयर्स को हम लोग कहते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट्स। कौन से? ब्रिज एलिमेंट्स, जैसे कि Li और Mg हो गया, हमारा बेरिलियम और एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन और सिलिकॉन हो गया, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्रिज एलिमेंट्स कह रहे हैं। क्लियर है बात? इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हम लोगों ने अभी तक सर पढ़ तो रखा है। एटॉमिक नंबर का सिंपल सा मतलब है, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सेम होने वाला है। एटॉमिक नंबर अगर हम लोग बोले किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, नो टू एलिमेंट्स शेयर द सेम एटॉमिक नंबर। ये बेसिकली है क्या भाई? अगर प्रोटॉन में, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला टर्म जो है बोल देते हैं कि प्रोटॉन जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसलिए बैलेंस। लेकिन हम लोग जो स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल नहीं सकता। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल गया तो फिर वो एलिमेंट रह ही नहीं जाएगा, वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। लेट्स से अगर मैंने कहा कि कोई एलिमेंट है X, उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, अगर जैसे ही मैं इसमें से 6 प्रोटॉन कर दूंगा तो वो X रह ही नहीं जाएगा, वो लेट्स से Y बन जाएगा। तब Y कौन सा एलिमेंट होगा? जिसके अंदर की भाई पहले से 6 प्रोटॉन्स थे। इस तरीके से ये वाली चीज है। क्लियर है बात? इसके की रिलेशनशिप्स वही है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। इसलिए हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पढ़ते हैं, बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आइसो प्रोटॉनिक नहीं पढ़ते। क्यों? आइसो प्रोटॉनिक हो ही नहीं सकता। जैसे ही प्रोटॉन का नंबर चेंज हो गया तो वो एलिमेंट अपने आइडेंटिटी ही खो देगा, वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब देखो यहां से थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, इन चीजों को थोड़ा सा याद करना, समझना। क्या? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सब मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके लिए 2-3 तरीके हैं। अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी में,
जैसे कि हमने कहा कि अगर हीलियम है, हीलियम में कितने प्रोटॉन है सर? हीलियम में 2 प्रोटॉन है। तो सर इसका एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास हमारा हो जाएगा 4, यानी कि 2 टाइम्स, जस्ट उसका 2 टाइम्स कर देंगे। अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो जो एटॉमिक मास होता है वो 2z होता है। कौन कौन एक्सेप्शन है इसमें? बेरिलियम एक एक्सेप्शन है और आर्गन एक एक्सेप्शन है। वहीं पे अगर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तब क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए जो रूल यूज होगा वो होगा 2z+1 का। लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन? हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या एक्सेप्शन हो जाएंगे। ये तो केस हो गया अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है और हमें एटॉमिक मास निकालना हो, तब के लिए हम ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना, उनमें मत लगा देना। इसके सिवाय कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल है या फिर रेडियो एक्टिव है? इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है, हम N और P का रेशियो चलते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है वो 1 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है, 1 के अप्रॉक्स, ये यूजुअली कहां होगा? लाइट मेटल्स के केस में होगा। लाइट मेटल्स यानी कि जो स्टार्टिंग वाले हमारे पीरियड्स होंगे उनमें, वहां पे अगर ये 1 के क्लोज आ रहा है तो 1 के क्लोज होने का मतलब है कि कैसा एलिमेंट होगा भाई? स्टेबल एलिमेंट होगा। वहीं पे ये जो अगर इसका जो वैल्यू है, ये NP का रेशियो जो आ रहा है, ये NP का रेशियो अगर 1.5 से ज्यादा गया है, 1.5 से ज्यादा होते ही क्या कहलाएगा? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा, जो कि रेडिएशन एमिट करने लगेगा। ये हेवी मेटल्स हमें देखने को मिलेगा, जैसे फ्रांसियम वगैरह हो गया, फ्रांसियम हो गया, यूरेनियम हो गया। उधर साइड के एंडिंग का जो हमारा 7th पीरियड है वो ऑलमोस्ट हमारे रेडियो एक्टिव है। क्लियर? यही से भाई हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स भाई कमेंट्स में आके पूछ सकते हो, जो भी चीजें ना समझ में आ रही हो बता सकते हो। अगली वाली वीडियोस हम लोग ध्यान रखेंगे। और भाई सपोर्ट करते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।